हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट अल्फाबेट। तो आज का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जो कि बेस्ड है हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है और दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the dimension of each term on both side of a physical equation must be the same। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके पास एक फिजिकल इक्वेशन है और उस फिजिकल इक्वेशन के हर एक टर्म के जो डायमेंशन होंगे वो सेम होंगे। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए एक हमारे पास इक्वेशन फेमस इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा एक फिजिकल इक्वेशन हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हर एक टर्म के जो डायमेंशन होंगे एक फिजिकल इक्वेशन के अंदर वो सेम होंगे। अब ये जो टर्म होता है ना, टर्म प्लस या माइनस से अलग होता है। जैसे आप इसको एक टर्म मानोगे और इसको आप दूसरा टर्म मानोगे। ये नहीं कि ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया, ऐसा नहीं। ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो दो टर्म आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं प्लस या माइनस साइन से। तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डायमेंशन होता है हर एक टर्म का बोथ साइड ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, इसको फिजिकल इक्वेशन कह रहे हैं, वो कैसा होता है, सेम होता है। चलिए इसको देखते हैं। आपने वेलोसिटी का डायमेंशन पढ़ा है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, मीटर के लिए एल और पर सेकंड यानी टी माइनस वन। तो ये मैंने एलएचएस साइड में डायमेंशन निकाला तो मेरा ये आया, ठीक बात है। आरएचएस साइड में हम डायमेंशन निकालते हैं। आरएचएस में यू है, यू भी क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। और तीसरा टर्म हमारा ये है ए टी। तो ए क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन का आपने पढ़ा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये टाइम खुद एक सेकंड है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। यानी इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, एल टी की पावर माइनस वन। तो ध्यान से देखिए, एलएचएस साइड में v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और उसका डायमेंशन क्या निकल कर आया, एल टी माइनस वन। अब हम आरएचएस साइड में हर एक टर्म का डायमेंशन निकालते हैं। पहले हमने इसका डायमेंशन निकाला आरएचएस में, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड यानी उसके डायमेंशन क्या बने, एल टी माइनस वन। तो मैं कह रहा हूं कि इसका भी डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा, क्योंकि ये सारे एक ही फिजिकल इक्वेशन के टर्म हैं और प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं। वो यही तो कह रहा है बार बार, बोथ साइड ऑफ द फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। क्या सेम होंगे, डायमेंशन सेम होंगे। तो सेकंड एटी का निकाला हमने, एटी की यूनिट रखी, पहले सॉल्व करा और फिर उसका डायमेंशन निकाला। तो देखो हर एक टर्म के डायमेंशन कैसे आ रहे हैं, सेम। आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि आप सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही जोड़ सकते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर नहीं होती आप उसको नहीं जोड़ सकते। जैसे कि सेकंड एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो 4 सेकंड और 2 सेकंड आप जोड़ सकते हैं, दोनों मिला के हो गए 6 सेकंड। पर क्या आप ये जोड़ सकते हैं कि 4 सेकंड है और 2 किलो जोड़ के बताओ भाई कितना होगा, तो नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते भाई, क्योंकि इसका ये जो है एक अलग फिजिकल क्वांटिटीज है सेकंड, और जो केजी है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है, और दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ना ही जुड़ सकती हैं और ना ही घट सकती हैं। तो जुड़ते और घटते समय ये बात पक्की है कि दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, तभी वो आपस में जुड़ या घट सकती है। हाँ, मल्टीप्लाई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है। जैसे कि ये एक टर्म था, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी था और टाइम दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, पर जुड़ते समय और घटते समय दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी है, तभी आप जोड़ सकते हो, वरना आप नहीं जोड़ सकते। तो एक सेकेंड एग्जांपल ये भी लिया है मैंने, जैसे 10 मीटर है और ये 50 मीटर है, दोनों की यूनिट सेम है, यानी कि दोनों के डायमेंशन भी सेम होंगे, तो आप इनको आराम से जोड़ सकते हो। दूसरा है 10 मीटर और 50 केजी।
अब ये मीटर एक अलग फिजिकल क्वांटिटीज है और केजी एक अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप नहीं जोड़ सकते, तो ये नहीं जुड़ेगा और ये जुड़ जाएगा, इस वजह से ये नहीं जुड़ेगा और ये जुड़ जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन कैसा आता है क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि फाइंड करो डायमेंशन ए का और बी का, ये रहा हमारे पास इक्वेशन। तो ए और बी के डायमेंशन निकालने हमें इक्वेशन दे दी गई है। तो अगर मैं इसको लिखूं v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, तो ये पक्की बात है कि जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बी टी का भी होगा। और LHS और RHS साइड में डायमेंशन कैसे होते हैं, सेम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लीजिए सारी चीज़ों को आप इधर ले आओ एक तरफ और इधर क्या कर दो आप 0 कर दो, तो ये माइनस से सेपरेट हो रहे हैं। तो अभी मैंने कहा दो फिजिकल क्वांटिटीज घट रही हैं या जुड़ रही हैं, तो उनके डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी कि डायमेंशन जो होगा वो v का और डायमेंशन जो होगा वो a का। तो डायमेंशन इतना बड़ा मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायमेंशन के लिए वर्ड d लिख रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, सेम होंगे। अब बताओ v के डायमेंशन, v तो वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड में होता है, तो मीटर पर सेकेंड में होता है तो भाई इसके डायमेंशन क्या हो गए LT-1, यानी कि a के भी डायमेंशन वही हो गए। तो इससे हमें a का डायमेंशन मिल गया, ठीक बात है। वैसे ही मैंने कहा कि a और BT अगर आपस में माइनस हो रहे हैं तो दोनों के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT। तो a के डायमेंशन अभी हमने निकाला क्या है LT-1, ठीक बात है भाई। b का तो हमें निकालनी है, b का हमें पता नहीं है। t का क्या होता है, टाइम। तो ये बताओ, ये टाइम अगर डिवाइड होगा तो LT-1 पहले से है, t ये नीचे आ गया, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी LT और ये -1 और ये 1 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा और ये हमारा b का डायमेंशन आ गया। तो इस तरीके से आप a और b के डायमेंशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है डायमेंशन निकालो a का, b का, c का, d का और e का, सबका डायमेंशन निकाल दो जी भाई। x क्या है इसमें, तो x हमारा पोजीशन है, यानी कि इसको आप मीटर में लोगे, लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या करो, आप सबको इधर साइड ले आओ, x माइनस a माइनस बी टी माइनस सी टी का स्क्वायर माइनस डी टी की क्यूब अपॉन ई प्लस टी। तो एक बात बताओ, माइनस प्लस से सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन a का होगा। तो बताओ x का डायमेंशन क्या होता है ना। तो मैं डायमेंशन ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या ऐसे वर्ड लिखे, चलो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a होगा। तो x का डायमेंशन क्या होता है, x तो लेंथ है और इस तरीके से a का डायमेंशन l के बराबर आ गया। इसी तरीके से आप a और bt ले सकते हैं कि a का डायमेंशन और bt का डायमेंशन कैसा होगा, सेम होगा। तो a का डायमेंशन क्या है, l है, b का मुझे निकालना है, t का डायमेंशन क्या होता है, t, तो ये नीचे आएगा, तो l बटे t, ये b, यानी b का डायमेंशन आ गया हमारा LT-1, ये हो गया हमारा b का डायमेंशन। तो c का भी यहाँ देख लेते हैं, सी टी का स्क्वायर, यानी कि मैं कह सकता हूँ a बराबर सी टी का स्क्वायर होगा, तो डायमेंशन ऑफ a बराबर होगा सी टी का स्क्वायर के डायमेंशन के। तो a का डायमेंशन तो हमने निकाल ही रखा है, l है, तो l लिख लो आप इसकी जगह पे। c का मुझे निकालना है, टाइम का क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, स्क्वायर में है तो डिवाइड में आएगा और ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास c के डायमेंशन भी मिल गया। ई का डायमेंशन आसान भी है। अब देखो ई क्या है, ई और टी आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब जो डायमेंशन टी का है वही डायमेंशन ई का होगा, और टी का डायमेंशन क्या होता है, टी ही होता है भैया, टी यानी टाइम है। तो ई के डायमेंशन तो टी के बराबर आ गया। करते हैं और फिर समझते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो ये बात तो पक्की है कि इस पूरे का डायमेंशन
और इस पूरे का डायमेंशन आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो सी टी का स्क्वायर और डी टी की क्यूब, नीचे ई प्लस टी है। अब डायमेंशन रखो डायरेक्ट, सी के डायमेंशन ऑलरेडी हमने निकाल रखे हैं, एल टी माइनस टू, ठीक बात है। और टी का तो टी की पावर 2 होगा ही होगा। अब इधर आ जाओ, डी है, डी का हमें निकालना है, टी की पावर 3 ही रहने दो। अब ये ई और टी दोनों के डायमेंशन सेम है, जुड़ने पे भी डायमेंशन कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो एक टी से एक टी मर गया, यहाँ बचा टी का स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर इधर भी है, टी स्क्वायर इधर भी है, कट गया। तो डी यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा, एल टी माइनस का 2। तो डी के डायमेंशन एल टी माइनस का 2 आ गया। कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमें ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है। जो P है वो प्रेशर है, T टाइम है और X डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है, तो पहले आप A का निकाल लीजिए, फिर B का निकाल लीजिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो एक चीज़ बताइए कि ये दोनों क्या आपस में घट रही है कि नहीं घट रही है। इसका मतलब जो डायमेंशन होगा A का वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ T के स्क्वायर के। तो A का डायमेंशन तो हमें निकालना ही है और T के स्क्वायर, T यानी टाइम है, तो ये हमारे पास A का डायमेंशन आ गया। अब B का निकालना है, तो ये तो पक्की बात है कि ये LHS में है और ये RHS में है, तो इस पूरे का डायमेंशन और इस पूरे का डायमेंशन कैसा होगा, सेम होगा। तो P क्या है, प्रेशर है। तो P अगर प्रेशर है और प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, प्रेशर को हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ये लो जी, प्रेशर को मैंने फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया, ठीक है जी। अब एक चीज़ बताओ, मैं चलो बाद में रखते हैं, जो ए का डायमेंशन होगा जो टी का डायमेंशन होगा सेम ही होगा, और माइनस करने पे जो भी क्वांटिटी बचेगी वो भी सेम ही डायमेंशन वाली बचेगी। जैसे मैं कहूँ कि ये ए मान लो एक्सेलरेशन या कुछ भी है, मान लो ये 4, मान लो ये सेकंड स्क्वायर है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ऐसे, 4 सेकंड स्क्वायर है, और ये टी की यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो डायमेंशन सेम है, यानी यूनिट भी सेम ही होगी। मान लीजिए 3 सेकंड स्क्वायर ले लो, तो जो 1 सेकंड स्क्वायर बचा, मतलब ये जो डायमेंशन बच रहा है सेम ही तो बच रहा है। यानी कि माइनस करने पर अगर कुछ भी बचा होगा उसका भी डायमेंशन वही होगा जो हर एक टर्म का है। यानी कि यहाँ पे जो डायमेंशन बचेगा ए माइनस टी के स्क्वायर में, वो ए का ही डायमेंशन होगा, और ए का डायमेंशन क्या है, टी का स्क्वायर है, ठीक बात है जी। बी का हमें पता करना है, एक्स का डायमेंशन हमें क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो एल हो गया। इधर भी डायमेंशन रख लेते हैं। फोर्स का तो मैंने बता रखा है भाई, फोर्स का तो याद कर लो एकदम अच्छे से, एम एल टी का स्क्वायर होता है फोर्स का, ठीक है। कहाँ से आया, एफ इजिकल टू एम में होता है। मास को किस में लेते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन को किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो केजी के लिए क्या हो गया, एम, मीटर के लिए एल, और टी सेकेंड स्क्वायर है, टी की पावर -2 तक, वहीं से लिखा एम एल टी -2। तो प्रेशर होता है फोर्स, ये फोर्स का हो गया, बटे एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर के लिए एल का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, एक एल से ये स्क्वायर खत्म, नीचे वाले एल से ये एल खत्म। अब देखो हमें निकालना था बी का, तो क्या बचा है इधर भाई, इधर बचा है एम टी की पावर -2, और ये मान लो नीचे आ गया टी का स्क्वायर, नीचे आ गया, यहाँ 1/b है, तो 1/b है, ऊपर जाएगा एम टी की पावर -4 बराबर 1/b। तो जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ बी का डायमेंशन बना ऊपर हो जाएगा। ये देखो ये चला जाएगा ऊपर और ये पूरी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये गया ऊपर, यहाँ ये ऊपर जाएगा और यहाँ बचेगा 1/में एम टी की पावर -4। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो m क्या हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा, और जो t की पावर -4 है वो t की पावर +4 हो जाएगी। तो ये हमारा b का डायमेंशन आया है, पर हमें तो a और a/b निकालना है।
तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, बाद में इसको रफ कर देते हैं। ए बटे बी निकालना है तो ए बटे बी, ए का डायमेंशन कितना निकाल के लाए हैं, टी का स्क्वायर। बी का डायमेंशन कितना निकालना है, एम की पावर -1 टी की पावर 4। तो टी की पावर 2 से टी की पावर 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा एम की पावर 1 और ये ऊपर जाएगा टी की पावर -2। तो ये आ गया हमारा एम एल टी की पावर -2। किसका डायमेंशन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है डायमेंशन अल्फा का, और ये एक इक्वेशन दे रखी है। आपने इस ई के बारे में तो सुना होगा, एक बहुत फेमस कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2.3 समथिंग 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 होती है। अब ये ऊपर इसकी क्या लग रहा है, पावर लग रहा है। तो जो पावर होता है, पावर नोट करके ये बात अच्छे से लिख लेना, पावर हमेशा एक नंबर होता है। पावर क्या होता है, पावर एक नंबर होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होता। जब कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, सिंपल नंबर है, तो नंबर के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। नंबर कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 4, लिख सकते हैं भाई, लेकिन क्या 2 की पावर 4 kg लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, अरे kg फिजिकल क्वांटिटीज है, पावर में हमेशा नंबर होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। तो 2 की पावर 4 तो आप लिख सकते हो, 2 की पावर 4 kg नहीं लिख सकते। तो 4 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का जो डायमेंशन होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन डायमेंशनलेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता। चले ये बात पक्की है जी। अगर कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसका मतलब अल्फा टी का स्क्वायर का जो भी डायमेंशन होगा ये एक नंबर है, और नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसके बराबर होगा, डायमेंशनलेस होगा। ये मत सोचो माइनस क्यों नहीं लगाया, डायमेंशन निकालने वहाँ माइनस प्लस का कोई खेल नहीं है। तो अल्फा का निकालना है टी स्क्वायर का डायमेंशन, ये हो गया, और ये हो गया हमारा m0 l0 टी की पावर 0। अब एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आया, m तो 0 ही रहेगा, l भी 0 रहेगा, लेकिन ये t की पावर जो दो डिवाइड में जाएगा और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t की पावर -2, ये हमारा डायमेंशन हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करने। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए थोड़ी जगह भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसको देखते हैं। इसमें बोला गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, इसको बीटा बीटा सिंबल है ये, बीटा का डायमेंशन निकालिए, और ये इक्वेशन दे रखी है। P क्या है भाई, P प्रेशर है, Z इसमें Z जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, डिस्टेंस है, थीटा क्या है, टेम्परेचर है। इसमें जो K आ रहा है, K ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो यूनिट याद नहीं रहती, इसलिए मैंने यूनिट यहाँ पे तुम लोगों के लिए अच्छे से लिख दिया है। अच्छे से इसको याद कर लेना यूनिट को, क्योंकि अगर ये यूनिट याद नहीं रहेगी ना, क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व नहीं होंगे। हालांकि स्कूल के एग्जाम्स में इतना टफ वो नहीं देंगे, मैं हर तरह के क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहा हूँ ना आपको, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको क्वेश्चन मत समझिए, हर एक क्वेश्चन से एक एक कंसेप्ट मिल रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पावर हुआ तो पावर डायमेंशनलेस होता है, पावर की कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, घटते हैं, माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो डायमेंशन सेम डायमेंशन वाले ही फिजिकल क्वांटिटीज प्लस या माइनस हो सकती हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ वही है। अब ये देखिए, ये क्या है, e की पावर है, e की पावर है, यानी कि ये पावर है, पावर नंबर होता है, नंबर डायमेंशन लेस होते हैं। अगर ये डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो अल्फा z बटे के थीटा जो है, इसका जो डायमेंशन होगा वो m0 l0 t0 के बराबर होगा। अल्फा तो हमें निकालना ही है, सॉरी अल्फा नहीं निकालना, हमें बीटा निकालना है। तो अगर बीटा निकालना है तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। तो जो इसका डायमेंशन होगा वो इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। पर दिक्कत ये है कि इसका डायमेंशन तो हमें पता है, इसका निकालना, पर अल्फा का डायमेंशन हमें नहीं पता। इसलिए हम पहले यहाँ से अल्फा का डायमेंशन निकालेंगे, और अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा हमें निकालना है, ठीक बात है जी। z क्या है, z है हमारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखोगे, l लिखोगे, बहुत बढ़िया। k क्या है हमारा, k है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
कहाँ है जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये रहा, इसकी यूनिट हमने लिख रखी है। तो बताओ केजी के लिए क्या हो गया, एम मास है ये, मीटर स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, अपॉन में है, अपॉन में, चलो अपॉन में लिख लेते हैं इसे, सेकंड का स्क्वायर यानी टी की पावर -2 बटे के क्या चीज़ है भाई, केल्विन, टेम्परेचर है ये। के क्या है यहाँ पे, अरे यहाँ वाला के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो यूनिट में के आ रहा है ये टेम्परेचर के लिए आ रहा है, केल्विन का है ये। तो केल्विन के लिए आप के ही इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है। अच्छा तो ये पूरे के मल्टीप्लाई में थीटा, थीटा टेम्परेचर यानी टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। तो क्या केल्विन से केल्विन मर गया, बिल्कुल मर गया भाई। चलो बहुत बढ़िया, m0 l0 t0। अब सॉल्व करते हैं, एक l से एक l कट गया होगा अल्फ़ा, और ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ एक l बचा होगा ऊपर जाएगा -1। अब ये t² नीचे है तो ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ये तो आपने पढ़ा है ना, a बटे में b बटे c अगर है, a डिवाइडेड बाई b बटे c है तो क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई c ऊपर b नीचे हो जाता है, यानी ये वाला क्वांटिटी डायरेक्ट ऊपर पहुंचती है। चलो ठीक बात है, इतना तो समझते हैं 11th में होता है यार, ठीक बात है। चलो ये हमने निकाल लिया, हाँ ठीक 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 ठीक। और इधर क्या है हमारा m0 l0 t0, ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो m0 l0 t0 और नीचे आ गया हमारा m की पावर -1 l की पावर -1 t की पावर 2। तो क्या बना भाई, ये ऊपर तो 0 है, ये -1, 0 प्लस माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 1, ठीक है। l में यहाँ भी 0 है, यहाँ नीचे -1 है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, l का भी हमारा 1 हो गया। t यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, ऊपर जाएगा -2 है। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा का डायमेंशन निकाल लिया, mlt की पावर -2, ये अल्फ़ा का डायमेंशन है। पर हमें तो बीटा चाहिए था, अल्फ़ा थोड़ी ना चाहिए। कैसे निकाले भाई, तो मैंने कहा कि ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, डायमेंशन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। ये और ये, इनके दोनों के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अगर ये दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा बटे बीटा, ठीक है। p यानी क्या है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊँ, साफ करूँ, ठीक, मिटाना तो पड़ेगा ही। चलो यहाँ, ओहो अल्फ़ा का, चलो यहाँ बचा हुआ है, अल्फ़ा का तो चाहिए ही था। चलो 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 चलो, हाँ थोड़ा साफ कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा इतने में, बहुत है इतना तो। चलिए, तो प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक बात है, और ये अल्फ़ा बटे बीटा है। फोर्स का मैंने कहा था याद कर लेना, mlt-2, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है तो ये l² हो जाएगा। अल्फ़ा का ये अभी हमने सॉल्व करा ही था, mlt की पावर -2 आया था शायद, mlt की पावर -2 और ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। तो बीटा निकालना, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में कर लो भाई, घुमा फिरा के, एक l से एक l मर गया, एक l बचा हुआ है, तो बीटा यहाँ आएगा, बीटा यहाँ जाएगा। तो पहले इसको इधर लेके चलते हैं, m l का स्क्वायर t की पावर -2, ये नीचे डिवाइड में था, उधर गया मल्टीप्लाई, ये यहाँ आएगा और ये नीचे जाएगा, t की पावर -2। वैसे भी यहाँ काट देता है, t की पावर -2, हटाओ इसको, यहीं ख़त्म हो गया। तो ये l बचा था, अच्छा m से m भी कट गया, ठीक बात है, एक l बचा हुआ है और एक l ये रहा, तो बीटा हमारा आ गया l का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटीज़ का। एक और क्वेश्चन है वो मैं करा दूं, फिर ये टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में डायमेंशन निकालने वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी kx। अब ये y है, या इसको गामा बोल लो, कुछ बोलना हो, पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत फेमस इक्वेशन है,
आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इसको पढ़ोगे। फिलहाल ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे बोला गया है फाइंड करो डायमेंशन ए का, ओमेगा का और के का। ए का, ओमेगा का और के का। अब इसके डायमेंशन कैसे निकालें? तो याद करो, मैंने तुम्हें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाते वक्त ये कहा था कि जो एंगल होता है, एंगल एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये एंगल है और एंगल का डायमेंशन नहीं होता। दूसरी चीज वो तो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल ये दो क्वांटिटीज के आपस में वो हो रही है, माइनस हो रही है। अगर ये माइनस हो रही है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन भी सेम होगा। तो ये एक एंगल है, सबसे पहली चीज ये एक एंगल है और उसके साथ ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक तरीके से, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस होगा। यानी कि इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ गामा इज इक्वल टू ए लिख लो, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट, हमें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? एल। तो ये आ गया हमारे पास ए का डायमेंशन। चलो भाई, ए का तो पता चल गया। अब ओमेगा टी और के एक्स का कैसे निकालें? तो भाई ओमेगा टी और के एक्स दोनों है तो एंगल ही ना। अब एंगल है, अरे ये एक एंगल में से दूसरा एंगल घट रहा है तो दोनों एंगल ही। अगर ये दोनों एंगल है, इसका मतलब डायमेंशन जो होगा ऑफ ओमेगा टी वो 0 के बराबर होगा, डायमेंशनलेस होगा, उसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंगल, ये एंगल है ना, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये भी एंगल है, दो एंगल माइनस हो रहे हैं बस। तो ओमेगा का तो हमें निकालना ही है, टी का कैपिटल टी डायमेंशन हो गया, और ये m0 l0 t0 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो m0 l0 जब t के नीचे ये जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो ये ओमेगा का डायमेंशन हो गया। इसी तरीके से आप kx का भी निकाल सकते हो कि जो डायमेंशन होगा ऑफ kx का इज इक्वल टू m0 l0 t0, क्योंकि ये भी एंगल है। अब k का तो हमें निकालना है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया? l, और यहाँ क्या हो गया? m0 l0 t0। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो m0 l0 है, तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो 0 में से 1 घट के -1 हो जाएगा, और ये t0। तो ये जो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो उसके डायमेंशन क्या लोगे? 0 लोगे, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है ना। साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें थीटा आ रहा है और थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जितने अच्छे क्वेश्चंस थे लगभग हमने सारे लगा लिए। अगर इतने क्वेश्चन आपने अच्छे से ईमानदारी से कंसेप्ट समझते हुए लगाए हुए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड होगा, छूट ही नहीं सकता, इस बात की तो पूरी गारंटी दे रहे हैं। चलिए, तो अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज क्या है, इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के इस्तेमाल को तो देखो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी और चेक करने के लिए बोला जाएगा, चेक करो कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, v = u + at, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। आपसे बोल देगा इसको चेक करो कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, मतलब दोनों तरफ के डायमेंशन सेम है या नहीं है, होने चाहिए। एक फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, पर वो फिजिकली भी करेक्ट हुई जरूरी नहीं है। बाद में देख बताएंगे इसका क्या मतलब है, फिजिकली करेक्ट हो तो जरूरी क्यों नहीं है। दूसरा क्या है? डिराइव द रिलेशन या फॉर्मूला। मतलब हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक बात है जी। इसके अलावा अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम होते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में जैसे आपने सुना होगा, जस्ट एक ऐसी झलक बता देता हूँ, MKS सिस्टम हो गया, FPS सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम हो गया, SI सिस्टम हो गया, ये अलग अलग सिस्टम हैं यूनिट्स के। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम ये पढ़ेंगे कि SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
चलो उसको तो देखेंगे हम। इसके अलावा ऐसे कांस्टेंट का डायमेंशन पता करना जिनकी कोई ना कोई यूनिट होती है। ऑफ कोर्स यूनिटलेस कांस्टेंट के डायमेंशन तो जीरो होंगे, पर ऐसे डायमेंशन जिसकी कोई ना कोई यूनिट होती है उसके डायमेंशन कैसे पता है। जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसका हम डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके इस्तेमाल। अब एक एक करके हम इन टॉपिक को, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन हो गया, रिलेशनशिप ड्राइव करना हो गया, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हो गया, कांस्टेंट के डायमेंशन निकालना हो गया। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, अब अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने देंगे, चिंता मत करिए। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें पहला जो एप्लीकेशन है वह हमारा करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मतलब ये कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन के आपके डायमेंशन चेक करने की क्या वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे हमें एक इक्वेशन दे दिया गया s = ut + ½ it², बहुत फेमस इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा। तो s क्या चीज़ है, इसमें हमें इसको ना चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मतलब कि LHS के डायमेंशन और RHS के डायमेंशन सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे LHS और उसके डायमेंशन निकालेंगे। LHS में हमें क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, मीटर में नापते हैं, तो इसका डायमेंशन हो गया L। अब इधर साइड हम लिखते हैं RHS। RHS साइड में हमें पहला टर्म क्या दे रखा है, UT। तो चलिए इसके डायमेंशन निकालते हैं। U क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसको ऐसे लिखो ताकि अच्छे से समझ में, मीटर पर सेकंड। U यानी इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, इसलिए। और T क्या है, सेकंड। तो एक बात होता है, ये पर सेकंड, ये सेकंड, मतलब इसकी पावर 1, इसकी पावर -1, 1 - 1 कट जाएगा, ये 0। तो m बचा सिर्फ, m किस में नापते हैं, उसको हम लेंथ में नापते हैं। तो RHS में एक टर्म की UT आ गई। दूसरे टर्म का यहाँ निकाल लेते हैं, 1/2 AT² है। तो एक बात होता है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक बात है। टाइम की भी यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया। तो सिर्फ m बचा, और m यानी कि लेंथ। तो ध्यान से देखो, LHS में जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका हमने डायमेंशन निकाला, L आया। राइट हैंड साइड में हमने पहले टर्म का डायमेंशन निकाला, L आया। दूसरे टर्म का डायमेंशन निकाला, उसका भी L आया। यानी कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है वही डायमेंशन हमें राइट हैंड साइड में मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो लिख भी सकते इस बात को कि जो डायमेंशन ऑफ LHS है इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS है। Hence this equation is dimensionally correct. Hence this equation is dimensionally correct है, ये dimensionally correct है, ठीक बात है। पर मैंने कहा कि जरूरी नहीं है जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो फिजिकली करेक्ट हो। कहना ही क्या चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1/2 की बजाय अगर वो 1/3 भी दे देता तो भी तो हमारा डायमेंशन सेम ही आता, तब भी ये क्या दिखाता कि ये इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। 4 रख देते तो भी वही दिखाता। तो यही कहना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सच में करेक्ट लिखी हुई हो, फिजिकली करेक्ट भी दिखाई दे। जैसे 1/2 की बजाय 1/3 कर दीजिए तब भी वही आएगा। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम आपने सुना होगा। तो T = 2πL/g दे रखा है हमें, इसको भी हमें डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है कि है या नहीं है। L क्या है, L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। G तो आपने सुना होगा, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये, ठीक बात है, इतनी बात हमें समझ आती है। चलो LHS लिखते हैं। LHS में कौन है हमारा, LHS में T है, टाइम पीरियड। तो T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो गया भाई।
RHS देखते हैं, RHS में क्या दे रखा है हमें। RHS में हमें दे रखा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसका तो हम कोई डायमेंशन लिखेंगे नहीं, तो हम किसका डायमेंशन, डायमेंशन सिर्फ इसका लिखेंगे, लेंथ का अंडर रूट में लिख लेते हैं भाई, लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा। ठीक बात है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल, सेकेंड स्क्वायर के लिए यानी टाइम की पावर -2। तो बताओ एल से एल कट गया, ये -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी क्या आ गया, सिर्फ टी आ गया। यानी RHS में भी हमें ये जो मिला इसका डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है, LHS के डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर आ रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, H इज इक्वल टू आर रो जी। H क्या है, हाइट है हमारा, और R क्या है, रेडियस है। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, ये आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे इसको, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर। आर रो जी दे रखा है, आर क्या है हमारा रेडियस है, रो क्या है हमारी डेंसिटी है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हमें पता है। एस जो है वो सरफेस टेंशन है, इसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इसका फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिटेल जानना है आगे के चैप्टर में, ये सारे फॉर्मूला आएंगे, चिंता मत करो। तो हमें इसको चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो LHS लिखते हैं भाई, LHS में क्या है, हाइट है, और हाइट तो एक लेंथ होती है, लंबाई मीटर में होती है, तो इसके डायमेंशन क्या मिलेंगे आपको, L मिलेगा। ठीक जी। RHS में चेक करते हैं, RHS तो RHS में आर रो जी बटे 2s cos थीटा है भाई। चलो डायमेंशन रखते हैं। रेडियस का डायमेंशन क्या हो गया, रेडियस तो मीटर में होती है। डेंसिटी आपने पढ़ा होगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के लिए m हो गया, वॉल्यूम L³ हो गया, यानी कि इसका बना m L⁻⁻3। तो रख लेते हैं भाई m L⁻⁻3। एक्सेलरेशन भी आपने पढ़ा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर के लिए L, यानी कि हमारे पास L⁻² आ गया। ठीक बात है जी। नीचे आते हैं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसको तो नहीं लिखेंगे। सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का तो मैंने कहा था याद कर लेना है, MLT-2, लेंथ के लिए L। cos थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है जी, एक L से एक L मर गया, इस M से ये M मर गया, T⁻⁻2 यहाँ भी है, T⁻⁻2 यहाँ भी है, तो क्या आया भाई, M बचा हमारे पास, एक L ये रहा, एक L ये रहा, L² और L⁻⁻2, देखो L² है और L⁻⁻3 है, तो ये क्या बच गया, L⁻⁻1, यानी L⁻⁻1 RHS में। तो एक बात बताओ, M, अच्छा M तो कट गया था ना, L⁻⁻1 बचा है सिर्फ। ठीक है, क्या ये करेक्ट आ रही है, ये L है और ये L⁻⁻1 है, तो हम लिखेंगे हेंस दिस इक्वेशन, यहाँ पे लिख दोगे डायमेंशन, पहले आप ये लिखोगे, ऐसे लिखोगे, देखो सुनो, डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो दिस इक्वेशन is not dimensionally correct, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। और जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है वो फिजिकली करेक्ट भी नहीं होगी, पर अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट भी होगी। ठीक बात। तो चलिए सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली हम क्या करेंगे, SI सिस्टम से हम CGS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 मीटर है ये SI सिस्टम में है, और ये जो 100 सेंटीमीटर मैंने लिखा है ये CGS सिस्टम में है।
सीजीएस सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो जनरली पेपर में हमारे यही आता है कि ऐसा सिस्टम से आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो एक चीज देखिए, जो मैं ये इस तरीके से जब मैं लिखता हूं तो ये मेरा एसआई सिस्टम का N1 है। N1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, उसकी यूनिट है। N1 U1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इधर की ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एसआई सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये उसकी यूनिट है। और ये क्या है, तो इसको बोलूंगा N2 U2। सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 100 और सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमसे कहा क्या जाएगा, जैसे ये बोला जाएगा एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप ये कन्वर्ट करके दिखाइए डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो मैंने कहा ठीक है, हमें एक्चुअली में क्या पता करना है, तो हमें एक्चुअली में N2 पता करना है, यहाँ जो वैल्यू आ रही है ना ये पता करना है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है। ठीक बात है। मैं इसी चीज को, ये डिवाइड में आ जाएगा, N1 U1 अपॉन U2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, N2। यानी कि एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, N2 अगर निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है तो N1 मल्टीप्लाई U1 अपॉन U2, अगर आपको N2 निकालना है तो। ठीक बात है। जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप कन्वर्ट करो कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। डाइन क्या है भाई, तो डाइन है आपका सीजीएस यूनिट। 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कितना सेंटीमीटर, केजी मीटर स्क्वायर होता है ना, केजी, तो केजी क्या हो जाएगा, ग्राम, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें चेंज करके देखो। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले जो ऐसे सिस्टम होगा उसका आप क्या करोगे, आप उसकी यूनिट लिखोगे। ये तो न्यूटन है ना, ड्राइव्ड यूनिट दे रखी है, ऐसा यूनिट लिखो इसकी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यूनिट लिखने के बाद आप उसके डायमेंशन लिखोगे, ML T की पावर -2। बस अगर आपने डायमेंशन लिख लिया तो सारा खेल खत्म है। आप क्या करोगे, आपको अगर N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू, मैंने बोला N1, या आप ऐसे समझो कि मुझे 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये बताना है कि कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 केजी आपका 1 न्यूटन के ही तो बराबर है, और ये आपका डाइन के बराबर है, और क्या है, कितना डाइन होगा, इसकी जगह आप डाइन कर सकते हो। ठीक बात है। तो मैंने कहा यहां से आप ये देखो कि आपका N1 कितना है, तो आप लिखोगे 1 है। मैंने कहा आप ये बताओ M1 कितना होगा आपका। M1 क्या, MLT सिस्टम में ये जो लिखा है ना, ये वहां से, तो M1 मतलब 1 kg हो गया, L1 आपका 1 मीटर हो गया, T1 आपका 1 सेकंड हो गया। ठीक है, 1 सेकंड हो गया। ऐसे ही आप N2 तो आपको निकालना है, ये वाला सिस्टम में यहाँ गायब है, यही आपको फाइंड आउट करना है। M2 कितना हो जाएगा आपका, M2 आपका 1 ग्राम हो जाएगा। L2 आपका कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा आपका, 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब बदलते हैं इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में करते हैं, पहले इसको हम बदलते हैं। कैसे बदलें, तो मैंने कहा अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा N2 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई U1 अपॉन U2। इसको और एलोबरेट करते हैं, तो इसको लिखेंगे M1 L1 T1, इसके नीचे लिखेंगे सेकंड का M2 L2 T2, इसके ऊपर चढ़ा देंगे हम पावर। अब ये पावर कौन सी पावर आएगी, इसके ऊपर हम लिखेंगे पावर ABC। अब ये ABC क्या है, ये वो पावर है जो आपने यहाँ पे ये जो डायमेंशन निकाला था ना ऐसे सिस्टम से, ये m की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, तो आप a की जगह क्या लिखोगे, 1। पहले हम N1 देखते हैं, N1 कितना हमारे पास 1 है। ठीक है, M1 कितना हमारे पास 1 kg है, और M2 कितना है हमारे पास 1 ग्राम है। ठीक है, L1 कितना है हमारे पास 1 मीटर है, L2 हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, T1
वो भी 1 सेकंड है और नीचे भी 1 सेकंड ही है, 1 सेकंड ही है। ठीक है जी। अभी मैंने कहा ABC पावर है, पावर क्या है, यहाँ देखो m की पावर कितनी है 1 लगा दो, L आ रहा है तो L की पावर कितनी है 1, T की पावर कितनी है -2। ठीक है, अब 1 केजी में कितना ग्राम होता है वो लिख दो आप, 1000 ग्राम होता है, नीचे 1 ग्राम है उसकी पावर 1। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर। ये सेकंड से सेकंड मर गया, इसके एक के ऊपर -2 लगा दो, 10,000 लगा दो, कुछ भी लगा दो, 1 की पावर तो 1 ही रहने वाली है। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये 1000 गुणा में 100 यानी कि 10 की पावर 5 आई हमारी N2 की वैल्यू। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा था ना कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, ये पता करना था। तो ये मेरा N1 था, ये मेरा U1 था, यहाँ क्या आता है मेरा N2 और ये क्या है मेरा U2। तो N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 की पावर 5। तो मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन में हमारा होगा 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी की वैल्यू हमें दे रखी है इतना है, ऐसा यूनिट में है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है CGS यूनिट में। ठीक है जी, तो पहले हम लिख लेते हैं G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखो न्यूटन को ऐसे मत लिखो, न्यूटन फोर्स की यूनिट है ना, तो न्यूटन को भी तोड़ के लिखो इसी तरीके से। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट क्या होती है मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम में होता है ना, एम में, तो एम के लिए मास और ये यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख लो। तो यानी कि G इज इक्वल टू हमारे पास 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन की जगह आप क्या लिखोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये है हमारा मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनी हमारी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 केजी की पावर -1 मीटर के पावर 3 और तो कुछ है नहीं इसमें, और सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका बताओ डायमेंशन क्या बना, m की पावर -1 l की क्यूब t की पावर -2 बना, ये डायमेंशन बना। तो यानी कि डायमेंशन तो हमें ज़रूरी है, किसका, ये जी का है। तो n1 बताओ जी, ये जी से हमें किस में बदलना है CGS में, CGS में मतलब केजी है, तो केजी का क्या हो जाएगा आपका G इज इक्वल टू हमारे तेरे का 6.67 इंटू 10 की पावर -11 पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कितना ग्राम हो जाएगा पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना होगा, ये इसमें इतना कितना होगा, CGS में यही आएगा। तो ये निकालना है। तो ये तो मेरा हो गया मेरा N1, ये यूनिट हो गई मेरी N2 सॉरी N1 U1 हो गई, और यहाँ जो निकालना है वो मेरा N2 हो गया, और ये जो यूनिट हो गई मेरी U2 हो गई। तो बताओ N1 की कितनी वैल्यू है, N1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। U1 लिखने से पहले हम M1 L1 और T1 लिख लेते हैं। M1 कितना है, M1 यानी कि मास 1 kg, पावर तो हम बाद में लिखेंगे, L1 मीटर, T1 सेकेंड, ये सब में ऐसे करना है। ऐसे ही आप N2 वो हमें निकालना ही है। U2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 ग्राम, सॉरी U2 नहीं, M2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 ग्राम, L2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, T2 कितना हो जाएगा 1 सेकंड। ऐसे आप लिख के दिखाएंगे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि N2 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई U1 अपॉन U2। N1 U1 मतलब M1 L1 T1।
नीचे M2 L2 और T2, इसकी कुछ पावर होगी A B और C। तो बताओ N1 कितना, N1 है हमारा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। M1 कितना है हमारा, M1 यानी मास 1 kg, नीचे 1 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 मीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड, नीचे भी 1 सेकंड। पावर देखो, पावर कहाँ से लगानी है, यहाँ से लगानी है। इस पे पावर कितनी है -1, इस पे पावर 3, इस पे पावर -2, तो ये कितना आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ये आपका कट जाएगा तो 10 की नहीं, आप केजी से क्या लिखोगे, ग्राम में लिखोगे, नीचे 1 ग्राम पावर -1। 1 मीटर को क्या लिखोगे 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर पावर 3, और वो तो गया। ये आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये कट गया। यहाँ आ गया आपका 10 की पावर -3। देखो ये 1000 है ना, 10 की पावर 3 बनेगा, पावर इसकी -1, तो 10 की पावर कितनी हो गई -3, मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 है, और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर कितनी हो गई 6। तो ओवरऑल ये कितना आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6 में से 3 गया 10 की पावर 3। तो ये आ गया हमारे पास जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, या N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास N2 की वैल्यू। यानी कि हम ऐसे ही तो लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि 1G SI यूनिट में 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, और वो CGS में हो जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 गुणा में 10 की पावर 3। तो सॉल्व कर लेंगे, ये तो यहीं सॉल्व कर लो, -8 हो जाएगा, यहाँ लिख दो -8, 6.6 इंटू 10 की पावर -8। क्या यूनिट रखें, पर ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब, पर सेकेंड। तो ये हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे क्वेश्चन हुआ। तो इस तरीके से स्कूल्स के एग्जाम में करना है, पेपर में आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीका भी है, लेकिन इसी तरीके से एग्जाम में करके दिखाना होता है, इसीलिए मैंने इसी तरीके से करके दिखाया है। अब हम इसका थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड टॉपिक है, थर्ड एप्लीकेशन है, जो क्या कह रहा है, ड्राइव करना है हमें रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इस टॉपिक को हम क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें फॉर्मूला लेकर के आना है, एक रिलेशनशिप ड्राइव करनी है। कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे, जैसे कि इसमें बोला गया है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन निकालिए। जो फोर्स F है किसी पार्टिकल पे लग रहा है, और वो डिपेंड करता है मास m ऑफ द पार्टिकल और एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल, इस पर डिपेंड करता है। तो कैसे करें, तो माना कि जो फोर्स F है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, इसकी कोई ना कोई पावर होगी। अगर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा तो पावर प्लस में आएगी, नीचे आ रहा होगा m तो पावर माइनस में आ जाएगी। खैर, तो एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे ही किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं और इसकी पावर हम y मान लेते हैं। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दे तो क्या निकल करके आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x a की पावर y, ठीक है। और ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा k, जिसमें m की पावर क्या हो जाएगी x और a की पावर क्या हो जाएगी हमारी y। अब ये ध्यान रहे कि ये जो कांस्टेंट आया है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये काम ही, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये काम ही तब करेगा जब ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस हो।
आप ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन नहीं निकाल सकते जिसमें जो कांस्टेंट हो उसका कोई ना कोई डायमेंशन हो, उसका फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे, आप उसका नहीं बता सकते। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मूला बना करके लाते हैं। अब हमने पढ़ा है, अब इनके हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन रख के ताकि हम x और y की वैल्यू को निकाल सके। ठीक है, चलिए यहीं ट्राई करते हैं। यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो यहाँ कर लेते हैं। चलो, ये फोर्स है F का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। अब आ जाइए, ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी तुम बात ही नहीं करेंगे। मास का डायमेंशन क्या होता है, m की पावर क्या है, x। ठीक है जी, आ जाइए। यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन का हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में होता है। तो क्या हो जाएगा, LT माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी, तो LT-2 और उसके ऊपर पावर कितनी लग रही है, y। तो जब ये अंदर पावर जाएगा, ये तो m की पावर x ही रहेगा, जब ये अंदर जाएगा तो l की पावर y हो जाएगा और t की पावर -2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बना m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y। ये हमारा डायमेंशन यहाँ से आया और ये दे रखा है MLT की पावर -2। अगर हम दोनों तरफ कंपैरिजन कर ले तो यहाँ ध्यान दो, m की पावर 1 और यहाँ m की पावर x है, तो कंपैरिजन करने पर हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। ऐसे ही यहाँ l की पावर 1 है और यहाँ y की पावर कितनी है, 1 है, तो y की भी वैल्यू हमें 1 मिल गई। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी वही आएगा, अलग नहीं आएगा। यहाँ t की पावर कितना है, -2 है, यहाँ t की पावर कितना है, -2y है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2/2 करोगे, y की यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बना हमारा, फॉर्मूला ये बन गया F = K m की पावर 1 a की पावर 1 क्यों लिखा, m के ऊपर x है और x की वैल्यू कितनी है, 1, a के ऊपर y है, y की कितनी वैल्यू है, 1। तो आपको यहीं तक छोड़ देना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, हालांकि एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया कि k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 1, तभी जाके फॉर्मूला बनेगा आपका MA, पर आपको एग्जाम में यहीं तक छोड़ देना है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टाइम पीरियड t है एक सिंपल पेंडुलम का, डिपेंड्स अपॉन लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो आप इसको कैसे लिखो, एक ही लाइन में आप चाहो तो लिख दो कि जो टाइम है वो एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मास पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मान लिया पावर x के रूप में, y और ये z। तो हमें करना क्या है, हमें x, y, z का वैल्यू निकाल लेना और पुट कर देना, हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड का फार्मूला। तो यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो क्या मिलेगा, k मिलेगा, l की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। मैंने कहा था यहाँ जो भी कांस्टेंट आएगा उसको आप क्या मानोगे, डायमेंशनलेस मानोगे, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस मानोगे। तो टाइम का अब डायमेंशन दोनों तरफ पुट करते हैं। टाइम का क्या होता है, t, l के लिए लेंथ हो गया, उसकी पावर कितनी है, x, m के लिए मास का तो m ही होता है, y, g के लिए g एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये l t की पावर -2 हो जाएगा और उसके ऊपर पावर कितना है, z है। ये बाहर इसलिए लिखा क्योंकि ये z दोनों पे होगा ना, तो पहले इसको हम ठीक करते हैं, l की पावर x, m की पावर y, अब ये l की पावर z और t की पावर -2z, ये z अंदर आ गया। अब इसको एक साथ लिखते हैं, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं m की पावर y है, l की पावर यहाँ x है, यहाँ z है, तो l की पावर x + z हो गया, t की पावर कितना है, -2z है और यहाँ t। तो एक बात बताओ, यहाँ पे MLT तो है नहीं, तो MLT को आप क्या मानोगे, 0, m0 l0 और t की पावर 1 मानोगे। ठीक है, यहाँ क्या डायमेंशन हो जाएगा हमारा, m की पावर हो जाएगा y, l की पावर हो जाएगा x + z
और t की पावर हो जाएगा माइनस का 2z। तो ऑन कंपेयरिंग आपको y कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और यहाँ से आप z निकाल लो, एक बराबर है -2z के, तो z की वैल्यू -1/2 आ गई। अब आप l देखो, पहले z इसलिए निकाल ले क्योंकि इसमें l की पावर में x प्लस z है, z आ रहा है, तो यहाँ 0 है और यहाँ x प्लस z है, तो 0 का 0, x हमें निकालना है, z की वैल्यू हम ऑलरेडी -1/2 निकाल चुके हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये आ गई x की वैल्यू। इस हिसाब से टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बना वो मैं यहाँ हटा के लिखता हूँ, नीचे शायद दिखाई ना दे इस वजह से। तो देखिए जरा टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बना। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला था हमारे पास, t l की पावर x, बताओ x कितना, 1/2 है, ये लिख दिया। m की पावर कितनी है भाई, m की पावर y है, y कितना 0 है, मतलब m पे डिपेंड नहीं कर रहा है एक्चुअली में वो। g की पावर कितना है, z है और z की वैल्यू -1/2 है, तो 0 है तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। l की पावर 1/2, ये नीचे आएगा तो g की पावर इसकी भी 1/2 हो जाएगी, यानी ये अंडर रूट में अच्छा के यहाँ चल रहा है, कांस्टेंट है ना ये रहा, ये तो के वहीं का वहीं रहेगा। 1/2 1/2 दोनों हैं तो इसको कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो l/g की पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं, आपने पढ़ा है 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ये अंडर रूट में l/g आ गया। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला k अंडर रूट में l/g। स्कूल में आप यहीं तक छोड़ के आओगे, एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन करा जाता है कि k की वैल्यू जो आएगी वो 2π आएगी, तो टाइम पीरियड का रियल फॉर्मूला बनेगा 2π अंडर रूट में l/g। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m पे एक्ट कर रहा है, मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस r में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो m पे, v पे और r पे डिपेंड कर रहा है। हमें निकालना है फोर्स का एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले 2 क्वेश्चन करे हैं, बिल्कुल मेथड एकदम सेम है। तो आंसर लिखेंगे, क्या कहेंगे भाई, जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, m v और r पे, तो हम लिखेंगे m v और r। तो m की पावर क्या हो जाएगी x, v की पावर क्या हो जाएगी y, z की पावर r की पावर क्या हो जाएगी z। जब ये डायमेंशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम कांस्टेंट लिखेंगे, m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। मैंने कहा था ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसलिए इसके कोई भी डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इनके डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन बता चुका हूं कई बार, ml/t-2 होता है, ठीक है। यहाँ मास है तो मास का डायमेंशन तो यही रहेगा m। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर में मीटर के लिए क्या आएगा लेंथ l और सेकंड के लिए क्या आएगा t की पावर -1, उसके ऊपर पावर कितनी है y है, y लगा दो। ये रेडियस क्या होता है लेंथ, तो लेंथ के लिए लगेगा l, ठीक। अब इनको एक साथ मिलाने की कोशिश करो, क्या m कोई और भी है, नहीं है, तो m की पावर क्या हो गई x। अब देखो l 2 जगह, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है, यहाँ l की पावर कितनी है, अब ये y इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। चलो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो l की पावर y हो जाएगा और t की पावर -y हो जाएगा, और यहाँ पे l की पावर z हो जाएगा। तो सारे पावर अंदर लेके चले गए। अब इनको एक साथ मिलाइए, m की पावर यहाँ x है, ठीक है, m कहीं और नहीं है तो यहाँ m की पावर सिर्फ x लिखोगे, l यहाँ भी है और l यहाँ भी है, तो l की पावर y हो गई और z हो गई, दोनों मिला देंगे y प्लस z हो जाएगा। उसके बाद t की पावर -y, तो इससे कंपेयर करेंगे, ये क्या था हमारा m l t की पावर -2। तो जब कंपेयर करोगे तो x की पावर यहाँ कितनी आएगी, m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, तो x की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है।
एल की पावर, या यहाँ से आप वाई की पावर निकाल लो। यहाँ कितना है, -2 है वाई में, और यहाँ कितना है, -y है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की जगह कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो ये 1 l की पावर 1, यहाँ l की पावर y प्लस z है। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ y की जगह 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस जेड, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आई होप दिख रहा होगा नीचे तक। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ x की जगह 1 है, y की जगह 2 कैलकुलेट करके लाए हैं, और z की जगह -1 कैलकुलेट करके लाए हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा, आप देखो, फोर्स इज इक्वल टू k, ठीक है, m की पावर x कितना है, 1 लिख दो, फिर v की पावर कितनी है, यहाँ पे v की पावर 2 है, मतलब y है v की पावर, ठीक है, और r की पावर कितनी है, -1। तो आपको पता है जो पावर माइनस में होती है वो कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला ये निकल कर के आया। एक्सपेरिमेंटली अब देखोगे तो k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इस k की वैल्यू 1 निकल कर के आती है, k इज इक्वल टू 1 आता है। तो फाइनली जो f का फॉर्मूला हो जाएगा वो k हटा देंगे, 1 रखेंगे उसकी जगह, तो mv²/r। आपको स्कूल में सिर्फ यहीं तक करना है, आपको कोई k की वैल्यू वगैरह नहीं रखनी है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एनर्जी E है एक पार्टिकल की जिसका मास m है, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आगे के चैप्टर में, बस आप इतना समझिए कि एक मोशन हो रहा है जिसका एम्पलीट्यूड a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, डिपेंड्स अपॉन ma ओमेगा। यानी कि जो ये एनर्जी है, इसको भी उसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ये जो एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, m पे, a पे और ओमेगा पे। तो m की पावर आप क्या रखोगे, m की पावर आप रख दो x, a की पावर y रख दो, और ओमेगा की पावर z रख दो, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन क्या लिखोगे आप, तो मैंने कहा था एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और एनर्जी की वर्क की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो जो यूनिट वर्क की होगी वही यूनिट एनर्जी की भी होगी। वर्क का हम कैसे निकालते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। फोर्स के लिए क्या लिखते थे, mLT की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ L और लिखोगे, तो क्या हो जाएगा ये mL² T-2। चलो पहले ये हटाते हैं, डायमेंशन तो बाद में रखेंगे। ये कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। एनर्जी का mL² T-2, ये डायमेंशन हो गया। ये के डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है इसलिए इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। m है मास, तो m की पावर x। a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हाइट होती है, जैसे ये कोई वेव है, तो ये जो इसकी हाइट है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही याद रखिए, एक लेंथ है। चलो तो लेंथ है तो l की पावर कितनी हो जाएगी, y। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा 2πf या 2π ओमेगा होता है, ये फॉर्मूला था। तो ये कांस्टेंट है ओमेगा, यानी 1/t, यानी कि सीधे याद रखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन t की पावर -1 होता है। तो t की पावर -1 और उसके ऊपर क्या है, पावर हमारी z है। तो कंबाइन करिए, तो m की पावर x, l की पावर y, अच्छा a छूट गया, a एम्पलीट्यूड था ना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये डायमेंशन रखा हमने, t की पावर -z है। तो mL² t की पावर -2 से आप कंपेयर करिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x की जगह कितना मिलेगा, 1, l की पावर यहाँ 2 है, यहाँ l की पावर y है, तो 2 इज इक्वल टू y हो गया। यहाँ t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर -z है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, z की वैल्यू आ गई 2। तो इस हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, E इज इक्वल टू, हमने एक कांस्टेंट लिखा था k, ठीक है, m की पावर x, x की जगह 1 है, फिर a की पावर y, y की जगह 2 है, और ओमेगा, ओमेगा की जगह है हमारा 2 तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक्सपेरिमेंटली इस k की वैल्यू 1/2 आती है, तो इस हिसाब से हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 ma² ओमेगा²।
ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करे, 2 और अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं ताकि ये कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ द फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब अगर फोर्स F को, वेलोसिटी V और T, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए, तब अब एनर्जी का डायमेंशन बताइए। ठीक है, पहले हम क्या मानते थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, M, L और T। बेसिकली हम इन 3 चीजों को मान करके चलते थे और इसी फॉर्म में हम अपने डायमेंशन को लिखते थे। अब ये कह रहे हैं कि MLT मत मानो, अब क्या मानो आप कह रहे हैं कि MLT की जगह आप F मानो, V मानो और T मानो, फिर बताओ कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो ठीक है, करने का तरीका वैसा ही है। आप देखोगे कि एनर्जी E जो है वो, अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो फिर इन्हीं पे डिपेंड करेगी, F पे डिपेंड करेगी, V पे डिपेंड करेगी और T पे डिपेंड करेगी। अब कैसे डिपेंड करेगी, इनकी पावर क्या होगी, उसको हम X, Y और Z मान लेंगे। तो जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा, K आएगा, F की पावर X, V की पावर Y, T की पावर Z। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ जो K होता है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन हम नहीं रखेंगे। एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा, तो एनर्जी कैसा यूनिट, जूल, वर्क की भी जूल। तो वर्क का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ से एनर्जी निकाल लीजिए, जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का भी होगा, क्योंकि वर्क की ऐसा यूनिट जूल है तो एनर्जी की भी तो जूल है। ठीक है, तो फोर्स का मैं बता चुका MLT की पावर -2, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एक L ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ML² T की पावर -2। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया ML² T की पावर -2, ये डायमेंशन हो गया। यहाँ K का रखना नहीं है, फोर्स का MLT की पावर -2, उसकी पावर क्या है X। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो LT की पावर -1, उसकी डायमेंशन क्या है Y। टाइम का तो T ही होता है डायमेंशन, और उसने बोला भी है। ठीक है, तो T की पावर Z। अब इनको कंबाइन करते हैं, जरा इनको कंबाइन करते हैं। x जो है वो यहाँ पावर आ जाएगा, तो m के ऊपर भी x हो जाएगा, l के ऊपर भी x हो जाएगा, और t के ऊपर ये -2 है तो ये हो जाएगा -2x। ठीक बात है, ये क्या हो जाएगा, l के ऊपर y हो जाएगा, t के ऊपर -y हो जाएगा, और ये t के ऊपर z हो जाएगा। अब सबको एक साथ कंबाइन करते हैं, m यहाँ है और कहीं m है नहीं है, तो m की पावर क्या हो जाएगी x। अब l यहाँ है, तो l की पावर यहाँ x है, l की पावर यहाँ y है, तो ये हो जाएगा l की पावर x प्लस वाई। t यहाँ है और t यहाँ है, ये z है, दो नहीं है, ध्यान रहे। तो t की पावर -2x और ये प्लस z। तो ये हमारा डायमेंशन ML² T-2। अब इससे कंपेयर करेंगे तो देखो x, m की पावर यहाँ 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, l की पावर यहाँ 2 है, यहाँ l की पावर x प्लस वाई है, यानी 2 बराबर x प्लस वाई लिख सकते हो। 2 का 2, x की जगह 1 आप निकाल चुके हो, तो y की वैल्यू, ये 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब याद है, आ जाइए, t की पावर कितना है, -2 है, यहाँ t की पावर कितना है, -2x प्लस z है। तो क्या कैसे करेंगे भाई, -2 का -2, x की जगह कितना लाए हैं 1, और z हमें निकालना ही है, तो ये -2 हो गया, ये भी -2 प्लस z, -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, यहाँ z, ये कैंसिल आउट, z की वैल्यू 0। मतलब कि ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, t पे ही तो था ना, t की पावर z, हाँ, तो t पे डिपेंड नहीं करेगा। 0, एक मिनट, -2, यहाँ -1, यहाँ x3, सब कुछ सही है, कैलकुलेशन FVT t -2 प्लस z, यहाँ -2x था, हाँ, यहाँ गड़बड़ हुई है ना, ये हुई है गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ -2x है, ये z और ये y भी तो है, -y भी तो है, तो ये -y भी है। ठीक है भाई, -y भी है, तो यहाँ -y की जगह 1 लिख लेंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
-2 और ये हो जाएगा -3 प्लस जेड और इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू हम 1 निकाल के लेकर के आ गए। इस हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या निकल करके आया, के को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एफ एक्स की पावर 1 है, वी यानी वाई की पावर भी 1 है, टी यानी जेड की पावर भी 1 है। तो एनर्जी के ये तो के डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या बना, डायमेंशन लिखना है इसका, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, हमारा डायमेंशन बनेगा एफ वी और टी, दोनों के ऊपर एक, तीनों के ऊपर एक एक पावर है, तो ये हमारा आंसर हो गया एफ वी टी। तो ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। कह रहा है एनर्जी ई है, वेलोसिटी वी और टाइम टी, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है इस बार ई को, वी को और टी को, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है और पूछा गया है सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताइए। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो इस हिसाब से अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो फोर्स का तो एम एल टी की पावर -2 होता है और ये लेंथ, तो एल से एल कट गया, तो इसका डायमेंशन आ गया हमारा एम टी की पावर -2। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सरफेस टेंशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज माने हैं तो इन्हीं पे डिपेंड कर रहा होगा, ई पे, वी पे और टी पे। ई की पावर x मान लेते हैं, वी की पावर y मान लेते हैं और टी की पावर z मान लेते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, ई की पावर x, वी की पावर y, टी की पावर z। मैंने कहा था कि ये के डायमेंशन इस कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं रखेंगे, इसका डायमेंशन रखते हैं। m है, l इसमें है नहीं, तो l की पावर क्या रख लोगे 0 और t की पावर -2। ठीक बात है। एनर्जी का भी मैंने यहाँ बताया था, ये क्या है, एम एल स्क्वायर टी -2, तो आप यहाँ रखिए एम एल स्क्वायर टी -2। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर के लिए एल, पर सेकंड के लिए -1, तो ये एनर्जी का था। उसके ऊपर पावर x, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा ताकि जगह बन जाए। चलिए ये क्या वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, उसके ऊपर पावर y, ये टाइम z। ठीक है, अब पावर को दे देते हैं सबको, अंदर पहुंचाते हैं, तो अंदर x, m के ऊपर x आ जाएगा, l के ऊपर 2 पहले से है तो 2x हो जाएगा, t के ऊपर -2 पहले से तो ये -2x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे भाई, l की पावर y बन जाएगा, अंदर आएगा तो t की पावर -y और यहाँ t की पावर z। अब इनको हम कंबाइन करते हैं, क्या m कहीं और भी है, नहीं है, तो m की पावर x हो जाएगा। l कहाँ है, l यहाँ है और l यहाँ है, तो l की पावर 2x प्लस l की पावर y। ठीक है, t यहाँ है और यहाँ है, -2x प्लस z। ठीक, तो ये m हो गया, l की पावर 0, t की पावर -2। अब कंपेयर करिए, यहाँ m की पावर x है, यहाँ m की पावर y है, तो 1 = x आ गया दोनों तरफ पावर कंपेरिजन से के मेथड से। यहाँ l की पावर 0 है, यहाँ l की पावर 2x प्लस y है, तो 0, 2, x की जगह 1 प्लस y, ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। t की पावर यहाँ -2 है, यहाँ t की पावर -2x प्लस z है। ठीक है, -2 x की जगह 1 प्लस z, -2 इधर भी, -2 इधर भी, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गई। इस हिसाब से एनर्जी का ये जो डायमेंशन निकल के आएगा वो क्या निकल कर आएगा, E S = K है, E की पावर x कितना है 1, V की पावर y कितना है -2, और z t की पावर z, यानी t पे भी, ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है ना, एक बार देख लेते हैं। t की पावर है -2 था, -2x हो गया, ये माइनस का y था, फिर से y छूट गया हमारा। ठीक है, बार, तो यहाँ y भी है और वो माइनस का है इस बार, तो माइनस का y है, माइनस का y कितना है -2, तो ये +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 कट गया, z की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, यहाँ -2 है, तो t की जगह आप क्या रखोगे -2।
तो क्या डायमेंशन बना, e v⁻⁻2 और t⁻²। तो ये हमारा डायमेंशन निकल कर आया। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या लिमिटेशन है इसकी? तो पहली इसकी लिमिटेशन ये है कि कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जो हम फॉर्मूला ड्राइव करके ला रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, और उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा था, आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। जैसे ये हम फॉर्मूला टाइम पीरियड का निकाल के लाए हैं, t = k/L/g। तो आपको पता है कि k की वैल्यू यहाँ क्या होती है, 2π होती है, तब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/L/g होता है। तो ये जो 2π है, 2π ये जो 2π वैल्यू आई है k की, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल जैसे ये हो गया f = kmv²/r। इसमें भी जो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, पर ये आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से पता नहीं कर सकते हैं। इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट अप्लाइड इन द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब अब ऐसे एक्सप्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। मतलब अगर कोई फॉर्मूला है जिसमें sin थीटा, cos थीटा या tan थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आ रही हैं, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है जैसे e⁻x हो गई, ये सब, तो इनको आप ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होते। जब ये डायमेंशन होती नहीं है तो ये फॉर्मूले में आ ही नहीं पाएंगे। ये कमियां हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तीसरा क्या है, कैन नॉट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच हैज डायमेंशन। हम जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते थे तो उसमें हम k को डायमेंशन लेस मानते थे। अगर आप कोई भी फॉर्मूला निकाल करके ला रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला निकाल करके ला रहे हैं जिसमें ये जो k है गलती से ऐसा डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ जिसका ऐसा मतलब कांस्टेंट हुआ जिसके कोई ना कोई डायमेंशन होगा, तब ये नहीं बता पाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले को निकाल सकते हैं जिसमें ये जो k है वो डायमेंशन लेस हो, मतलब उसकी कोई डायमेंशन ना हो। जैसे ये 2π था, एक नंबर था, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। यहाँ k की वैल्यू 1 था, एक नंबर था, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। पर जैसे ये फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, आपने पढ़ा होगा, ये फोर्स का फॉर्मूला है, दो मास के बीच में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, ये दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो इसमें ये जो g है, कैपिटल G, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, इसका कोई ना कोई डायमेंशन होता है। तो आप इस फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चौथी कमियां क्या है, कैन नॉट अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स रिलेटेड बाय प्लस और माइनस। मतलब अब ऐसे फॉर्मूले भी नहीं निकाल सकते जिसमें प्लस या माइनस आ रहा हो। ध्यान देखिए, जितने भी हमने फॉर्मूले निकाले सब मल्टीप्लाई या डिवाइड में थे, बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं था। जैसे ये है फॉर्मूला s = ut + ½ at², इसमें प्लस आ रहा है, आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। तो जिन फॉर्मूले में, जिन एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ रहा होगा बीच में, आप उन एक्सप्रेशंस को नहीं निकाल सकते।